My gosh, well and truly political season and intrigue is underway. What is going on in Bihar? Nitish Kumar has resigned as chief minister. He has shut down his cabinet and has closed the government in Bihar, only to be renewed a few hours later with Nitish Kumar once again being sworn in as chief minister. I have lost count. It will probably be the 9th or 10th time in the 3 or 4 assembly terms that he's been at the helm. So believe it or not, ladies and gentlemen, once again in Bihar, Nitish Kumar has changed sides 2 months before a general election in the country. Let's touch base with what is going on and get some rapid perspective into this. Shakti, my colleague, is joining us. He's in Bihar. Manohar Kesari is covering the story from developments in Delhi. Deshratna Nigam joining us on the broadcast. Himanshu Bhatt is with us. Gyanendra Mishra joining us on the broadcast as well. Shakti, let me touch base with you. शक्ति, अब आप अंदर की खबर बताओ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? पिछले महीने जब अंदरूनी जेडीयू की झगड़ा शुरू हुआ, फिर आपकी सीट शेयरिंग टॉक्स इंडिया अलायंस के साथ फेल हुई। नीतीश चाह क्या रहे थे इंडिया अलायंस से? क्या नहीं मिला कि वो अब भाजपा की ओर चले गए? जी बिल्कुल, देखिए जब से नीतीश कुमार ही वो नेता है जो कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने एक सूत्र में पिरोया और तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी जो अपने एक दूसरे के विरुद्ध थी, कांग्रेस के विरुद्ध कई क्षेत्रीय दल थे, उन तमाम दलों को एकजुट किया, एक मंच पे लाया और पहली बार जो है इन विपक्षी नेताओं के का सबसे बड़ा जमावड़ा जो है पटना में 23 जून को हुआ था। और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार इसको लेकर जो है लगे रहे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में न तो कोई बड़ा पद दिया गया और न ही पीएम पद के उम्मीदवार बनाया गया, इसको लेकर नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे थे। और दूसरी तरफ बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी सरकार चल रही थी और लगातार उन पर जो है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव जो है आरजेडी के नेताओं की तरफ से, खास करके लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया जा रहा था। और इसी कहीं न कहीं इन्हीं दबाव के बाद जो है नीतीश कुमार जो है उन्होंने जो है एक बार फिर से अपने पुराने सहयोगी बीजेपी का रुख करने किया है उन्होंने। और आपको बताया कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देके जो है राजभवन से निकल रहे थे तो उसके बाद उन्होंने बड़ा हमला किया आरजेडी पर। उन्होंने कहा कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था, वो काम करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन, और आप बताएं कि अब इसको लेकर जेडीयू के नेताओं की ओर से लगातार अब आरजेडी पर हमला किया जा रहा है। झगड़ा तो अब हो गया है। अब 1 महीने फिर पहले भाजपा को भी गाली दे रहे थे जेडीयू के नेता, अब प्रशंसा करेंगे अब आरजेडी। ये तो अब हम बिहार में देख ही जा रहे हैं कि हर साल अब ये चल रहा है फिर बदलाव। लेट्स टेक सम ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स कमिंग इन बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज कमिंग अवे, शक्ति, दैट 9 people will be taking oath today in Bihar in the new cabinet that is going to be formed under Nitish Kumar as chief minister once again. These include Samrat Chaudhary, Vinay Sena, Dr. Prem Kumar, along with the JDU's Vijay Kumar Chaudhary, Vijender Prasad Yadav and Shravan Kumar. How does this change things? We are also being told that the Hindustani Awam Morcha leader Santosh Kumar and independent leader Sumit Kumar Singh might also get a cabinet berth this evening. Now, शक्ति, अब ये हमें समझाइए कि ये जो नाम आ रहे हैं ये डिफरेंट कैसे हैं? भाजपा के नाम तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है, बट बाकी सारे नाम डिफरेंट कैसे हैं? देखिए जो मंत्री आज 9 मंत्री जो है 9 लोग आज जो है 5 बजे शपथ लेंगे और इसमें जो है बीजेपी कोटे के मंत्री हैं और आपको पता है जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। और साथ करके सबसे अहम बात यह है कि जितेंद्र मांझी, जिनके 4 विधायक अभी बिहार विधानसभा में, उनके तरफ से भी जो है 2 कहा जा रहा है कि 1 से 2 लोग जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और सुमित कुमार जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, और आपको पता है कि सुमित कुमार वो उम्मीदवार है जिनके पिता जो है पहले नीतीश कुमार के नरेंद्र सिंह जो है काफी करीबी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, और बिहार सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। और नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद सुमित कुमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वहां से आपको बताया कि जमुई से, और वहां जेडीयू के आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी थी। और उसके बाद जो है वो लगा नीतीश कुमार के साथ आ गए थे। निर्दलीय होते हुए भी जो उनका समर्थन पहले भी जो है नीतीश कुमार को रहा है। और सुमित कुमार पहले भी जो है बिहार अभी वर्तमान जो सरकार थी पहले उसमें भी मंत्री थे। तो सुमित कुमार फिर से जो है इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। शक्ति, तो मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी, अब आप इस पे आइए, ठीक है? शक्ति इज he's got his ears on the ground, okay? He's a smart fellow in बिहार। शक्ति, क्या डील हुई है, ठीक है? क्योंकि बिहार की सरकार चलानी है, वो तो सबको पता है बिहार की सरकार चलानी है, लेकिन
ये आइसोलेशन में तो नहीं हो रहा है ना, 2 महीने में लोकसभा के चुनाव हैं, तो क्या डील हुई है बीजेपी और नीतीश कुमार में? देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अब उसमें मस्त चंद दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में अब जो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगा, जो है इंटरनल सर्वे जो बीजेपी ने कराया था उसमें ये हुआ था कि अगर जेडीयू के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा सीटें, जो 40 लोकसभा की सीटें बिहार में, उसमें जो है एनडीए गठबंधन अगर साथ में चुनाव लड़ती है नीतीश कुमार को साथ में लेकर, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है जीत सकती है। और आपको पता है कि पिछली बार भी 40 में से 39 सीटें एनडीए के पाले में थी, और जब उस समय भी नीतीश कुमार साथ में थे। तो ऐसे में जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साथ लाने की कवायद में लगातार जो है लगा हुआ था। और इससे में अब जो लोकसभा चुनाव होगा इसको लेकर शक्ति, अगर सीट शेयरिंग टॉक होनी है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस के साथ सीट शेयरिंग लीडरशिप की टॉक फेल हो गई, ठीक है, अब यहां पर तो कोई लीडरशिप की टॉक है नहीं, यहां पर तो आप नहीं बोल सकते, नीतीश कुमार तो नहीं बोल सकते कि भी अब एनडीए का लीडर मैं बन जाता हूं, ठीक है, शायद बन भी जाएं, ठीक है, बट नाम के होंगे, काम के तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो सीट शेयरिंग टॉप आपके मुताबिक या आपकी सोच में ऑलरेडी समाप्त है, या अभी सिर्फ आशा पे चल रहे हैं कि अभी कोई आंकड़े कर लेंगे, भी 12, 13, 15 मेरे कितने सीट पे कौन फाइट करेगा? देखिए, इसमें हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है 19 से 20 सीटों पर 40 में से चुनाव लड़ सकती है। और विधानसभा में जो है जेडीयू को कहा गया है कि उससे जो है थोड़ी सी ज्यादा सीटें जो है बीजेपी देगी। और अपने कोटे में से जो है बीजेपी अपने सहयोगी जो छोटे दल हैं, चिराग पासवान की बात करें, जितेंद्र मांझी की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, इन तमाम छोटे दलों को जो है सीटें बीजेपी विधानसभा में जो है अपने कोटे से देगी। और जेडीयू को ज्यादा सीटें जो है विधानसभा में दी जा सकती है। लेकिन अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा इसमें बीजेपी जो है ज्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात। तो शक्ति, अब आप मुद्दे की बात कर रहे हो, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है आपके मुताबिक, ठीक है, कि चर्चा और बातचीत ये हुई है कि देखिए नीतीश जी बिहार सरकार में समर्थन लेके स्टेट लेवल आप संभालें, लेकिन नेशनल लेवल जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा भाजपा के नेता, शायद जेडीयू के नेता हों, लेकिन भाजपा की टिकट पर आके लड़ें और भाजपा की लोकसभा में जीत में मदद करें। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह की डील जो है वो भी इस बार अभी फिलहाल वर्तमान में हुई है। और जो सीटें जो होंगी लोकसभा सीट में चुनाव में 40 में से ज्यादा सीटें जो है बीजेपी जो है 19 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जेडीयू और छोटे दल जो जितेंद्र मांझी की बात करें तो जितेंद्र मांझी को कहा जा रहा है कि एक लोकसभा में और एक राज्यसभा सीट दे सकती है बीजेपी। साथ ही साथ एलजेपी आर की बात करें या एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी को 3 लोकसभा की सीटें और 2 जो है राज्यसभा की सीटें जो है बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है एक सीट जो है लोकसभा की सीट जो है इस बार बीजेपी दे सकती है। बाकी की सीटों जो है पर जो है बीजेपी जो है जेडीयू को देगी। लेकिन बड़ी ज्यादा संख्या में जो है लोकसभा सीटों पे जो है अगर बिहार में बीजेपी जो है तो आपके हिसाब से शक्ति, बिफोर आई गो टू माय गेस, जस्ट इन योर थॉट, योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन मांग रहा हूं, ठीक है, आपके हिसाब से कि ये डील हो गई है स्वेरिंग इन के पहले या रेजिग्नेशन के पहले, या होनी है? देखिए, ये तमाम जो डीलें थी वो पहले हो चुकी है। Okay, sorry, we lost your voice there. Somebody in the PCR will sort it out for us. Yeah, carry on, Shakti, carry on. तमाम चीजें जब तय हो गई है, आपको बताएं कि इसे अभी से 3-4 दिन पहले जो है नीतीश कुमार जो है राजभवन गए थे। और ये बाद में खबर ये दी गई कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के मामले को लेकर जो है नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मिले। लेकिन आज से पहले कभी भी जो है सीएम रहते हुए नीतीश कुमार जो है इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से नहीं मिले थे। और कहा जाता है कि उस दौरान भी जो है इसी मुद्दे को लेकर जो है बात हुई थी। और अब जब ये डील फाइनल हो गया है, आज सुबह जब इसको नरेंद्र मोदी ने फोन करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके नीतीश कुमार को बधाई दी, तो उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने Okay, so now let's come down to brass tacks. Shakti, thank you. You carry on, because we have to get you back with fresh information. We need him to gather fresh information from the ground, what's happening. So the swearing-in ceremony is scheduled. It's going to happen in a couple of hours. Okay. In fact, it might happen any time now. So which means that a new government formation in Bihar is taking place. That is now done. It's happening. Okay.
it will have to go through the motions of the cabinet being constituted, of an assembly session being called at a particular date. There might be a challenge from the RJD, which remember is the largest party in Bihar. They will probably lose that challenge. So there is a battle for the governance on Bihar. But it is logical to say that the more nearer battle or the larger war is for a political victory in the Lok Sabha elections, probably starting sometime in April. Okay? So less than 2 months to go. So what was Nitish Kumar hoping for? That he dallied with the Gathbandhan, the RJD, the Congress, went for all these meetings of the India Alliance. What was he hoping for that he did not achieve there? And what is he hoping for now? And in this regard, how does this affect the prospects of the Bharatiya Janata Party, which has taken Nitish on board? It has to be meeting of two minds, a confluence of some interests. Yet again, despite the fact that it seems that he flows with the wind every few months, how do they benefit? And what does this impact all the other opposition parties, which face it, the India Alliance, Mamta, Aam Aadmi Party, Nitish? It's not looking good. It's never looked good. It's never happened. And it looks like in 2024, there is not going to be some Mahagathbandhan, as you've seen in Maharashtra and erstwhile now in Bihar, to take on the Bharatiya Janata Party. Let's open up this conversation to our guests. I'll free Shakti so he can go gather more information for us. Shakti, 4 बजे फिर से मिलते हैं आपसे या 3 बजे फिर से मिलते हैं आपसे. आप थोड़ी और खबर आके मुझे बताइएगा, ठीक है? तब तक आप जाइए. देश निगम निगम with us, Himanshu Bhatt. Let me start with you, sir. What was Nitish hoping for that he didn't get? What did he want? No, he was hoping for the convenership of India Alliance. Which means he was. Let's come to the brass tacks, sir. Yes, Was sir. Nitish Kumar wanting to be Prime Minister's face for the India Alliance? That is what was his wish. He considered himself equal to Narendra Bhai Modi. They both were chief minister, and when they both started, and this is where he himself started gathering opposition leaders in the first place. India Alliance was initially backed up by Nitish and Lalu. Nitish Kumar was the one who went around from state to state and gathered people. Okay. Now, his bills could not. Okay, so I'm going to do a rapid fire, Himanshu, but because there's so much to cover, okay? Yeah. So, okay, for people watching the broadcast, okay, there were two people who wanted to put together an opposition alliance, all right? One was KCR, one was Nitish Kumar. KCR has been wiped out on his state, not by the Bharatiya Janata Party, maybe they took away some vote share, but by the Congress Party. So, KCR's game is up in terms of transforming the TRS into the BRS. His game is up. Nitish Kumar's game is up. Okay. So if he wanted to be prime ministerial face, the question is, why would he want to be prime ministerial face for the opposition alliance taking on the Bharatiya Janata Party? Is it just ego, as Himanshu Bhatt says, that you and I were both chief ministers, we both did be in politics for roughly the same time, you were a 3-time chief minister, here I am, 4 times done, okay? So my pride and ego dictates that I take you on, or was it real politic? Desh Ratan Nigam, let's call a spade a spade. Nitish Kumar has an inkling that his possibility to continue returning as Chief Minister of Bihar indefinitely is probably limited. He has seen the fate of several other regional political parties. What has happened to the NCP, what has happened to Uddhav Thackeray Shiv Sena. He has seen probably the decline of the TRS, the unhappy situation of the JDS. He has seen internal rumblings with his own party, maybe as a warning last month. And he decided to take the best and perhaps only option to be a survivor, forget be Prime Minister. Yes, Rishabh, in fact, you have put it so succinctly that I completely agree with you. Having been sidelined in the Indic Alliance and not even being considered as a convener there, not even PM's face. And at the same time, RJD was projecting Tejasvi Yadav as the future Prime Minister. So if he had gone there, he would have probably lost his CM-ship also. The only strategy left with him was to come to the BJP. Yes, this is political opportunism. Nobody can deny that.
He's taking oath 9th time, and in 2 years, 2 oaths. So that's, nobody can deny this is political opportunism. But this political opportunism suits BJP. BJP is not satisfied with 300 seats or 2/3 majority. They are going for something very larger this time. And therefore, the clear mathematics, as seen by the previous results of the Lok Sabha, where JDU and BJP got 33 seats out of 40, and the 6 seats had gone to the Ram Vilas Paswan party. If that kind of a combination takes place, clearly it appears that 40 seats probably will go to the NDA alliance, except barring So, Deshratan Nigam, if Nitish Kumar had not made this move today and not concluded a deal, which of course requires a confluence of interest, the BJP wants to have to do a deal with you also, okay? So, I grant him that. But within 2 months was the fate of Nitish Kumar in desperate trouble, as we've seen happen to Uddhav Thackeray, to HD Kumaraswamy, to Sharad Pawar, that breakup in the party ranks, loss of political capital. I mean, think about Chandrababu Naidu. There are a lot of regional party players who are wiped out, other than maybe Mamta, YSR, Naveen Patnaik and MK Stalin. Look at the fate of the regional parties right now. Did he smell it? Would he have been ruined in 2 months' time if he had not made this move? Yes, certainly. As you also pointed out, that there were already internal rumblings within the JDU. And after being sidelined by the Indic Alliance and the projection of Tejasvi Pratap Yadav, as I said, as a future chief minister, and his comments, Nitish Kumar's comments on dynastic politics, all those were things were pointing towards only one direction, that he had to come with BJP. There was no other option. Political opportunism, yes, but it suited BJP. Okay. BJP, so, Deshratan Nigam, is it fair to say, and I'm not basing this on any information other than logical supposition, that the simple, we don't know the devil in the detail, but the simple conversation between Nitish and the BJP right now is, buddy, we let you handle the state because your national aspirations are over. It's not going to happen. Okay? Deal with it. But we are willing to let you continue in the state so that you have a foothold in politics in the country if you give us a free hand for the Lok Sabha election in making sure the BJP gets the maximum numbers and we figure out what the best possible winning combination is. Do you think this is what's the most likely scenario? Yes, certainly, Rishabh. This is all about Lok Sabha elections. And when Lok Sabha elections take place, BJP is always, beyond the deadline, beyond that margin of 2/3 majority, which Nitish Kumar knows, because state assembly elections and Lok Sabha elections have been fought on a very different parameter. Even in Rajasthan, Madhya Pradesh, when the BJP lost, they had swept the Lok Sabha election. So Nitish Kumar clearly knows about it, and BJP certainly, the first priority as of now is the Lok Sabha elections. And they want to sweep that particular election. Okay. And mathematics and permutation combinations clearly point towards that. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.